नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी सेक्शन को यूपीपीसीएस 2026 विशेष रूप से टारगेट पर है। बाकी के बीपीएससी का जो 72वां एग्जाम होने वाला है, ये एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी और जितने भी स्टेट के पीएससी के एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट होने वाले, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सीरीज़ को संचालित किया जा रहा है। इस सीरीज़ के अंदर कुछ सेक्शन हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं और कुछ के लिए हम लोग एक क्लास का सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी में हमने क्लास 1 के अंदर, जैसे ये क्लास 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास 1 के अंदर हम लोगों ने संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम यानी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम को देखा था। उसी की श्रृंखला में आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वह हमारी संविधान के निर्माण से रिलेटेड रहेगी। मेन संविधान निर्माण को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान संविधान सभा ने दिया था, इसलिए आज का टाइटल है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से पूरा लगभग पॉलिटी कवर करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसा मैं पहले भी आपसे बोलता आ रहा हूँ, जो लोग पहले से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप लोग भी वही करेंगे कि आप लोग एक कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको मिलता है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज की डिस्कशन, जिसमें सबसे पहले है संविधान सभा की मांग। अब संविधान सभा की मांग आप ऐसे समझ सकते हो कि हमको संविधान की ज़रूरत थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारा अपना संविधान तो था नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून एक्ट बनाए जा रहे थे उन्हीं के माध्यम से हमारा जो शासन व्यवस्था है और हमारा जो प्रशासन है उसका संचालन किया जा रहा था। और उस दौरान आप देखेंगे कि जितना भी फोकस था उस शासन व्यवस्था का, वह क्या था, भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन करना रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग थे और जो भी उस समय के संगठित दल थे, उन सब ने एक ही बात सोची कि क्यों ना हम अपना खुद का संविधान का निर्माण करें जो कि भारतीयों के हित के बारे में सोच सके, भारतीयों के एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। तो इस चीज़ को कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था। इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले जो मांग की, संविधान सभा की मांग करना शुरू किया कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हम भारतीयों के लिए एक बेहतरीन और भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक संविधान का निर्माण कर सके। तो उसके लिए संविधान सभा की मांग की शुरुआत हमने सबसे पहले की। तो इस चीज़ को आप एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से समझ लीजिए और यहाँ से जब आप एक बार इस चीज़ को देख लेंगे तो उसके बाद फिर आपको, मुझे लग रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक दल के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो स्वराज पार्टी थी, एक स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा। स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा ही संविधान सभा की मांग की गई। यह एक दल के स्तर पर क्वेश्चन इस तरीके से है और व्यक्तिगत स्तर पर जिसने बात की सबसे पहले संविधान सभा की, वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। इन्होंने भी 1934 में ही इस चीज़ की मांग की थी। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और ये स्वराज पार्टी ने 1934 में जो मांग की थी, ये रांची का इनका एक सेशन हो रहा था, उस सेशन के दौरान इन्होंने रांची सेशन में संविधान सभा की मांग की थी। व्यक्तिगत स्तर पर एम.एन. राय ने सबसे पहले की थी। उसी के आधार पर आप देखेंगे 1934 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 1934 का ही ईयर था, इनका एक पटना में बैठक हुई, पटना बैठक। इस पटना की बैठक में 1934 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्या किया, संविधान सभा की मांग की। इस बैठक में जो मांग की गई थी, इसको 1936 के फैजपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस का फैजपुर का एक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में इस मांग को स्वीकार्यता प्रदान कर दी जाती है। और आगे जब आप बढ़ते हैं, अब ये तो बात हो गई हम भारतीयों के आधार पर, हम लोगों ने इतनी मांग कर ली थी, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या इसका जो भी प्रतिक्रिया होगा, तो उस समय का जो तत्कालीन सरकार है वो कौन सी सरकार है, कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी, तो उसके कोई रिएक्शन भी इसके आधार पर आएगा। तो उस चीज़ को आप देखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रपोजल आया, अगस्त प्रपोजल। इस अगस्त प्रस्ताव, कहते हो इसको, अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग,
या मैं ये कहूं कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अपने समय में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की स्वीकार्यता कहाँ प्रदान की थी, तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर इस बात को स्वीकार किया गया था 1940 के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकली और अलर्ट होकर सुनने की जरूरत है। यह जो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार्यता प्रदान की गई थी, इस सभा को उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह निर्वाचित सभा होगी या गैर निर्वाचित होगी या किस तरीके से, यानी इलेक्टेड होगी या नॉन इलेक्टेड होगी, इस बात की कोई बात इसके अंदर नहीं थी। तो क्या किया गया, 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, इस मिशन के द्वारा सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार्यता प्रदान की गई थी। यहां पे आप लिख सकते हो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निर्वाचित संविधान सभा की मांग की स्वीकार्यता जहां मिली वह हमको 1942 के क्रिप्स मिशन में देखने को मिलती है। यहां तक जब आपने समझ लिया है तो अब आप इसके आगे सिर्फ एक स्टेप और बचा हुआ है, जहां से हमको हमारी संविधान सभा की स्वीकार्यता और उसका फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। 1942 के बाद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर, या मैं कहूं इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, हमारी संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया। कब, नवंबर 1946 के अंदर। यह एक क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले स्वराज पार्टी आती है 1934 में, रांची के अधिवेशन में यह संविधान सभा की मांग करती है। उसके बाद एमएन राय, ये व्यक्तिगत स्तर पर, ये संस्थागत स्तर पर। कांग्रेस के द्वारा भी 1934 में पटना की अपनी बैठक में इस संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी स्वीकार्यता फैजपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में मिली। जो बैठक करके इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया था, उसको 1936 के कांग्रेस के ही फैजपुर अधिवेशन के अंदर स्वीकार्यता प्रदान की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रपोजल के माध्यम से संविधान सभा की मांग को औपनिवेशिक सरकार के द्वारा पहली बार स्वीकार किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसने बताया कि इलेक्टेड जो संविधान सभा है, निर्वाचित संविधान सभा की मांग को सबसे पहले क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया। इसी आधार पर और आगे का डेवलपमेंट था। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही हमारे यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें संविधान सभा का गठन, जैसा कि हम आपसे बार बार बोल ही रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका फॉर्मेशन कब, नवंबर 1946 में। किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, एक सेकेंड। कैबिनेट मिशन 1946। इस कैबिनेट मिशन की, ये जो कैबिनेट मिशन है, इसका आप एक अलग पॉइंट याद रखेंगे कि इसके जो सदस्य थे, कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, उसके सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे इसके अंदर, ये आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा इसके ऊपर ब्लैक। इसके 3 सदस्य थे, यानी कैबिनेट कमेटी जो थी, इसके 3 सदस्य थे। एक थे इसके अंदर ए बी अलेक्जेंडर पहले, दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और थर्ड नंबर पे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन 3 सदस्यों को मिलाकर ही कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था। इस कैबिनेट कमेटी के गठन के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब उस संविधान सभा के निर्माण का आधार देख लीजिए। जब संविधान सभा का
निर्माण किया गया। देखो निर्माण हमने जैसा कहा कि नवंबर 1946 में किया गया, लेकिन इस नवंबर 1946 में इसका फॉर्मेशन हो चुका था। इस फॉर्मेशन से पहले की भी कुछ प्रक्रिया रही होगी, सदस्यों की संख्या रही होगी, निर्वाचन हुआ होगा, है ये बातें रही होंगी। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे कि इस कमेटी के सिफारिश के आधार पर जो हमारी संविधान सभा के निर्माण की स्वीकार्यता मिली, उसमें 389 मेंबर की स्वीकार्यता प्रदान की गई कि इस ऐसा बोला गया कि हमारी जो संविधान सभा बनेगी उसके अंदर 389 सदस्यों का निर्वाचन होगा, यानी 389 सदस्यों से मिलकर 389 मेंबर्स से मिलकर हमारी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब आप देखते हैं कि यह जो 389 मेंबर थे, इसको ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत से और प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों, इन दो जगहों से इन 389 सदस्यों का चुनाव होना था। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और इस चुनाव के अंदर क्या था कि 296 सदस्य जो थे वो तो हमको आने थे ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य जो हमको आने थे वो हमारे कहाँ से आने थे, देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से। ये जो 296 सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन होना था वो राज्यों की विधायिका के द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाना था। 296 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधायिका के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाना था। जो 93 सदस्य थे, 93 मेंबर थे, इन लोगों का जो चुनाव था यह उस देसी रियासत के मुखिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। ये दो बातें आप यहाँ से समझ गएंगे। ये हमारी ओरिजिनल पॉसिबिलिटी थी कि हमको जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें 389 सदस्य रखे गए और 296 यहाँ से और 93 सदस्य यहाँ से, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि इस समय मुस्लिम लीग भी इसमें साथ रहती है, लेकिन जैसे ही विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे पास जो सदस्य संख्या है यह 300, जैसे मैं यहां से लिखता हूं, आफ्टर डिवीजन, या मैं कहूं विभाजन के बाद, विभाजन के बाद क्या होता है, ये 389 की सदस्य संख्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी टोटल, यह घटकर 299 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 299। अब इस 299 में से जो देसी यहाँ से ब्रिटिश भारत से जो सदस्य चुने जाने थे, पहले 296 सदस्य चुने जा रहे थे, अब उसकी जगह सदस्य हो जाते हैं 229, 229। और देसी रियासतों से जो 93 मेंबर चुने जाने थे, अब उनकी संख्या रह जाती है 70। अब आप देख सकते हो ये दोनों मिलाकर टोटल हो रहे होंगे। तो अब ये बात हम बता ही चुके कि इनका निर्वाचन कैसे होना था और इसका निर्वाचन कैसे होना था। ये दोनों बातें आपको हमने बता दी। ये इसके बाद दो फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे, 389, 299 और ब्रिटिश भारत से कितने थे और देसी रियासतों से कितने थे। विभाजन स्वीकार हो गया है, उसके बाद में ब्रिटिश भारत से रह जाते हैं 229 और देसी रियासतों से रह जाते हैं 70 सदस्य, 70 मेंबर। इसके बाद आप देखेंगे इसी संविधान सभा में, ये तो सदस्य संख्या थी, अब इनका जो निर्वाचन था, या मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व यहाँ पर जो दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, तो जनसंख्या के आधार पर सभी वर्गों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई थी। और उस समय की तत्कालीन जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया था। कैसे कैसे बांटा गया था? मुस्लिम, सिख और तीसरे थे सामान्य। यहां सामान्य से आशय वर्तमान वाले सामान्य से न लगाकर यहां सामान्य का आशय है मुस्लिम और सिख के अलावा इन दोनों को छोड़कर बाकी के जितने भी समुदाय यहाँ पर बचे रह गए, उन सभी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। 3 वर्गों में इनको बांटा गया था, जैसा कि हमने आपको बताया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये बात आप यहाँ पर विशेष रूप से याद रखेंगे। और जो इसके अंदर फैक्ट आप याद रख सकते हैं वो ये कि जनसंख्या को एक निश्चित जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई थी। ऐसा
औसतन ऐसा किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, एवरेज ऐसा ही अनुमान लगाया गया। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और हमारी संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाओं को सदस्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ये बातें यहाँ से हो जाती हैं। अब हमारी संविधान सभा का ये पहले का कार्यक्रम था। उसके बाद नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है। जब हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो गई तो उसकी कार्यप्रणाली होगी, कैसे काम कर रही थी इस बात को आप देख लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक बैठक होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक बैठक हो रही होती है। इस बैठक में क्या किया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक में यहाँ क्या किया गया कि एक तो अस्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया। अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी, किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम आप याद रखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, इसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। और यह हमने प्रोविजन, या मैं ये कहूँ कि ये कहाँ से प्रभावित होकर ऐसा किया गया था, फ्रांस की संविधान सभा से यह प्रभाव था, क्योंकि संविधान सभा जब फ्रांस के अंदर बनी थी तो वहाँ भी उस सदन के सबसे सर्वोच्च यानी वरीयता क्रम में मतलब एक कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति थे उनको भी वहाँ पर अध्यक्षता प्रदान की गई थी। उसी प्रकार से हमने भारतीय संविधान सभा के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता प्रदान की। अब सच्चिदानंद सिन्हा जब यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये एक काम तो हमने यहाँ पर ये किया। दूसरा आप डेट याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 की। इस 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है और इस बैठक में क्या काम होता है, पहला काम तो ये होता है कि हम एक परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 की बैठक में बना दिया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, इसी बैठक के बाद का क्रम है जिसमें संविधान सभा ने एक उपाध्यक्ष का प्रोविजन रखा। पहले एक का रखा, फिर दो का रखा, तो दो उपाध्यक्ष हमारे पास देखने को मिलते हैं। और उसी बीच आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी क्या हुए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, पहले एक उपाध्यक्ष का प्रोविजन था, बाद में देखा कि संविधान सभा के द्वारा दो उपाध्यक्ष का प्रोविजन कर दिया गया। तो इसके बाद जो दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए वो टी.टी. कृष्णामाचारी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो दो उपाध्यक्ष बनाए गए, पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ये नाम आप याद रखेंगे, ये बाद में भी आपको आएगा प्रारूप समिति के दौरान, सॉरी ये वाला टी.टी. कृष्णामाचारी। तो दो नाम याद रखेंगे कि एच.सी. मुखर्जी को पहला उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद एक और उपाध्यक्ष का बनाया गया तो उनको टी.टी. कृष्णामाचारी को इसके अंदर उपाध्यक्ष बनाया गया। यह प्रोविजन यहाँ तक आते आते इसके बाद अब हम आगे जो देख रहे हैं इसी में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, अब आगे आप देखिए 13 दिसंबर 1946, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो बाई जवाहरलाल नेहरू।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हम देखते हैं हमारी संविधान में जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वो इसी का ही विस्तृत और संशोधित रूप है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, इसी का विस्तृत और संशोधित रूप हमको प्रियम्बल के तौर पर देखने को मिलता है। क्या मेरी ये बात आप तक पहुंच गई? आपको ये बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही और क्या यहाँ पर होता है, ये हाँ 13 दिसंबर 1946 को तो इसको क्या किया गया, पेश किया गया है, लेकिन इसकी स्वीकार्यता कब की गई है, तो यहाँ पर आप एक डेट लिख लो, 22 जनवरी 1947 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये है स्वीकार की डेट, स्वीकार किया गया। ये इतना आपको देखना था इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ समितियां थी, संविधान सभा के जो काम चल रहा था या जो भी कार्यप्रणाली संचालित हो रही थी, ये किसी एक व्यक्ति के माध्यम से तो संचालित हो नहीं सकती थी, तो उसके लिए कुछ संविधान सभा की समितियों का गठन किया गया था। ऐसे तो संविधान समितियां 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन आप देखेंगे कि संविधान सभा की कुछ 8 मुख्य समितियां हैं। यदि आप उनको याद कर लेते हैं तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को अभी तक जो भी PYQ में आए हुए हैं और जो टेंटेटिव क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक स्लाइड दी हुई है कुछ संविधान सभा की समितियों की, आप याद कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखो, एक सेकेंड, पहले आप जवाहरलाल नेहरू, JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 समितियों की अध्यक्षता की जा रही थी। अब 3 समितियों को आप एक जगह लिखिए, क्योंकि 8 समितियां आपको मोटे मोटे तौर पर याद करनी है। उसके बाद की जो समितियां हैं वो फिर कभी आज तक तो बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई हैं, और 8 अगर आपने याद कर ली हैं तो इनके आधार पर आप बाकी के भी आंसर कर पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो समितियां हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। पहली समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तो ये है संघ शक्तियां समिति, यूनियन पावर कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। एक दूसरी समिति जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है ये है आपकी संघ संविधान समिति। ये पावर की, यूनियन पावर से रिलेटेड है, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एक कमेटी और होगी राज्य समिति, स्टेट कमेटी, ये वाली भी जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। तो 3 समितियां ये जब जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, इनको आप याद करेंगे। पहला संघ शक्तियां समिति, संघ संविधान समिति और राज्य संबंधी समिति। राज्यों का जो फॉर्मेशन होना था उनसे रिलेटेड जो समिति थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। 3 समितियां हो गई किससे रिलेटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 समितियों की अध्यक्षता की जा रही थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो अब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए। एक तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड ये स्टीयरिंग कमेटी है जिसको बोलते हैं संचालन समिति, ठीक है। एक समिति और है इनके द्वारा जिसकी अध्यक्षता की जा रही थी, ये तो उप समिति है, ये नियम समिति। मैं अभी 8 मूल समितियों की बात कर रहा हूँ। ये रूल्स कमेटी है, नियम समिति, यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कितनी हो गई, 2 समितियां हो गई, 3 और 2 5। अब एक समिति है वो किसके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। कौन सी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता की जा रही है। इसमें 1 + 6 मेंबर हैं, टोटल कितने हैं, 6 सदस्य हैं, और एक इसके अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। तो एक की अध्यक्षता की जा रही है, यहाँ पर लिखी भी होगी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा एक कमेटी है जिसकी अध्यक्षता की जा रही है, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति। 2 कमेटी हैं, 3 और 2 5 और एक 6, 2 कमेटी हैं, उनकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जा रही है। अब सरदार पटेल के द्वारा एक जो कमेटी है वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। ये देखो, ये मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र की सलाहकार समिति जो बनाई गई थी वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, और प्रांतीय संविधान के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यों से जो राज्यों के रिलेशन थे, है ना, स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उनको डील करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वह
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। लेकिन राज्यों के लिए जो संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे। और इसके अलावा सरदार पटेल जी, एक कमेटी है ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड समिति थी। इसकी कुछ उप समितियां भी हैं, सब कमेटीज भी हैं। मैं आपसे जैसा बार बार बोल रहा हूँ, ये 8 समितियां आपको विशेष रूप से याद करनी है। ये 2 नीचे की नहीं करनी है आपको। हमने जो 8 कमेटी आपको बताई हैं, ये 8 कमेटी आप याद करेंगे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 समिति हैं, संघ की शक्तियों से रिलेटेड समिति, संघीय संविधान से रिलेटेड समिति और राज्य से संबंधित समिति। ये 3 समितियां जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता की जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान की समिति है। इस समिति ने कुल 114 बैठकें की, उसके बाद हमको संविधान का यह प्रारूप बनाकर तैयार किया और हमको प्रदान किया। ये एक समिति की अध्यक्षता की जा रही है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 समितियों की अध्यक्षता की जा रही है। एक तो इनके द्वारा जो है ये संचालन समिति की अध्यक्षता की जा रही है और दूसरी नियम समिति की जा रही है। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स कमेटी, ये दोनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की जा रही है। और 2 समितियां जो रह गई मुख्य समितियों में, उनकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जा रही है। सरदार पटेल के द्वारा एक समिति है राज्य संविधान से रिलेटेड समिति और दूसरी समिति है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी सलाहकार समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे, जो हमने आपसे कहा कि प्रारूप समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, तो उस समिति को आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता है, ये हेड कर रहे थे इस कमेटी को। और इस कमेटी के को जो गठन है, फॉर्मेशन की डेट है, इसको आपको विशेष रूप से याद करना है। ये आपको ये जो डेट दी गई है ना, 29 अगस्त 1947, ये डेट आप याद रखेंगे। 29 अगस्त 1947। इसमें ये वाला कलर दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड हाईलाइट कर लेते हैं इसको हम, ये वाला। प्रारूप समिति का जो गठन है, फॉर्मेशन है, वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की जा रही थी। हमने जैसा कि आपको बताया कि इस समिति को 1+6 कमेटी के तौर पर जाना जाता है। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके सदस्यों के बारे में जब आप देखेंगे, सदस्यों में कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये अल्लादी लिखा हुआ है, ये अल्लाह ऐसे लिखेंगे इसको, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खैतान, ये सदस्य हैं। इनमें से 2 सदस्य एक्सचेंज हुए थे, मतलब बदले गए थे, बाद में उनकी जगह कोई दूसरों ने रिप्लेस हुए थे। उनके आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक तो सदस्य थे यहाँ पर ये बी.एल. मित्र, इनकी जगह पर नए सदस्य नियुक्त हुए थे एन माधव राव, ठीक है, बी.एल. मित्र के स्थान पर। दूसरे यहाँ पर ये डी.पी. खैतान बदले गए थे, क्योंकि डी.पी. खैतान जी का निधन हो गया था, तो इनकी जगह टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं हमारे इस सेशन को, तो आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि ये टी.टी. कृष्णमाचारी इससे पहले भी एक जगह आए हुए हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति की अध्यक्षता के अलावा कहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे, और अगर उपाध्यक्ष बने थे तो क्या ये फर्स्ट नंबर के उपाध्यक्ष थे या ये सेकंड नंबर के उपाध्यक्ष थे या इनका नंबर कुछ और है। ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि आपके अलर्ट होकर सुनने की प्रमाणिकता हमको प्राप्त हो सके। यह बात आप हमें यहाँ पर बताएंगे। तो ये चीज़ ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा ये प्रारूप समिति से रिलेटेड इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। 7 सदस्यों के नाम, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ऑल्सो। और उसके अलावा जो 2 चेंज हुए हैं, बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए हैं और डी.पी. खैतान की जगह पे टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य के तौर पर आए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिखने की कोशिश करिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पेन और
कॉपी को यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ें हूबहू याद होने लगेंगी। तो आपको इनके लिए रटने की और इनको विशेष रूप से आप इसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से ये वाली चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे और हम आएंगे अब संविधान के जो अंगीकरण है। अंगीकरण का मतलब जब हमने स्वीकार किया था संविधान को, तो वो डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है, अब आप हमें एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, संविधान दिवस को मनाने की जो परिकल्पना है वो हमने किस ईयर से शुरू की है ना? कौन से सन से हमने संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करने की परंपरा की शुरुआत की है? यह बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने भारतीय संविधान के कुछ भागों को, जैसे नागरिकता हो गया और राज्य प्रशासन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन हो गए, तो हमने कुछ भागों को लागू कर दिया था पूरी तरीके से, या मैं कहूँ कि पूरे संविधान को हमने उस समय लागू नहीं किया था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 का समय आता है तो हमने पूरे संविधान को यहाँ पर लागू कर दिया था। तो एक बात याद रखेंगे कि संविधान पूरे तरीके से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। इसी दिन से हम लोग क्या हो गए, गणतंत्र के तौर पर एक राष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी भारत की, गणतंत्र के तौर पर, यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक, यहाँ गणतंत्र कहने के दो सेंस हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। पहला यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा या जो हमारा राज्य का प्रमुख होगा, आप यहाँ से देखो, अब दिखेगा आपको, जो हमारा राज्य का प्रमुख होगा वह कोई राजा महाराजा या मैं कहूँ कि कोई वंशानुगत रूप से चुना हुआ व्यक्ति नहीं होगा। उसका निर्वाचन होगा जिसको जनता के द्वारा चुना गया होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है लेकिन जनता के द्वारा चुना गया होगा। पहली बात यह है। दूसरी, गणतंत्र कहने का हमारा मतलब है या आशय है हमारे संविधान के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जैसा कि आप वर्ण व्यवस्था के दौरान सुनते हैं कि कुछ वर्गों को उसमें विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनसे अगर कोई गलती होती थी तो उनको कम दंड दिया जाता था, कुछ दूसरा वर्ग था उसको ज़्यादा दंड दिया जाता था। तो इस टाइप का कोई भी विशेषाधिकार किसी भी वर्ग को प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से हम गणतंत्र की बात करते हैं। ये देखा है 26 जनवरी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा के कारण यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि 26 जनवरी को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की, इम्प्लीकेशन में लाने की यानी लागू करने की डेट को 26 जनवरी ही क्यों चुना था। तो इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से आप जान सकते हैं कि बात है 1929 की, और यह 1929 के दौरान लाहौर एक शहर था, आज भी है, उस समय हमारा था, आज नहीं है। लाहौर में क्या हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है लाहौर के अंदर। इस लाहौर के भारतीय राष्ट्रीय यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन कंडक्ट हुआ और इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा स्वराज को मूल अधिकार के तौर पर अपनाया गया। तो इस 26 जनवरी, ये जो डेट थी ये 26 जनवरी 1929 थी। 26 जनवरी 1929 से हम इस तारीख को, किस तारीख को, 26 जनवरी को 1929 की जगह यहाँ पर आप 30 लिखेंगे, 1930। तो वर्ष 1930 से हम 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। स्वराज दिवस, स्वराज दिवस। इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख को ही एक भारत को गणतंत्र के तौर पर स्थापित करने के बारे में सोचा और 26 जनवरी को ही पूरे के पूरे संविधान को हमारे लिए लागू करने का काम भी संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है, कुछ बातें और बची हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। जो संविधान सभा थी हमारी, उसके द्वारा कुछ एडिशनल काम भी किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, संविधान सभा क्या किया गया? दो डेट आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक डेट आप याद रखेंगे 24 जनवरी
1950 ये हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख है। ठीक है, इस तारीख को क्या होता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति को स्वीकार्यता प्रदान की गई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। और किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो यह स्वीकार्यता प्रदान करी गई थी हमारी भारतीय संविधान सभा के द्वारा। एक फैक्ट ये हो गया, ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या याद करनी है, वह है आपकी कि राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकार्यता थी और वह तारीख आपको मिलेगी 22 जुलाई 1947। ये राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज। आप हमको कमेंट में क्या बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है भारत का, उसकी एक लाइन लिखकर आप कमेंट करेंगे। और नेशनल एंथम क्या है, यह बात आप हमको कमेंट करेंगे। दूसरा, आप इसी के साथ ये कमेंट करेंगे कि नेशनल एंथम को पहली बार भारत में कब गाया गया और नेशनल सॉन्ग को भारत में पहली बार कब गाया गया। हम बहुत और आगे नहीं जा रहे हैं कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई, यानी नेशनल एंथम को किसने लिखा और नेशनल सॉन्ग को किसने लिखा, हम इतना आगे नहीं जा रहे। आपसे दो ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहले तो आप ये कमेंट करेंगे हमको कि नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम कब पहली बार भारत में गाया गया और नेशनल सॉन्ग भारत में कब पहली बार गाया गया, यह बात आप हमको यहाँ पर कमेंट में बताएंगे। ये तो रही संविधान सभा से रिलेटेड बातें। और इसकी एक बात और थी, 1949 के अंदर इसने कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता, कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, कॉमनवेल्थ एक समूह है जहां पर औपनिवेशिक देशों से मिलकर बना हुआ है। ब्रिटेन इसका अगुवाई करता है। तो कॉमनवेल्थ नेशन के रूप में, यानी भारत भी एक कॉमनवेल्थ राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्वीकार कर रहा है और यह बात संविधान सभा ने 1949 में स्वीकार कर ली थी। इतनी बातें तो आप यहाँ से संविधान सभा से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपको याद रखना है एडिशनल, वो यह है कि हमारा जो संविधान है, संविधान निर्माण, जो हमारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ, इस निर्माण में क्या क्या बातें आप देखेंगे, 60 से अधिक देशों के संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अध्ययन किया गया और उनकी कुछ खूबियों को जो हमारे देश के लिए भारतीय संविधान के अंदर उन प्रोविजन को लागू किया, उन प्रोविजन को रखा जो हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे और जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे और इम्पोर्टेंट थे उनको चेंज करके हमारे संविधान में शामिल किया। तो 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। दूसरा, इस पूरे संविधान को बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस 2 साल 11 माह 18 दिन के पूरे कार्य प्रणाली के दौरान काफ़ी बहस, डिबेट, आर्गुमेंट, उसके माध्यम से हमको ये बहुत ही खूबसूरत सा एक संविधान प्राप्त हुआ, जिसको कि आप देखेंगे कि जब ये लागू हुआ उस समय यह जितना रिलेवेंट था उससे भी आगे बढ़कर आज इतने वर्षों के बाद भी हमारा संविधान अपनी रिलेवेंस बनाए हुए है। बाकी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी देशों के मुल्कों के जो संविधान बने, उन संविधानों में कई बार वो संविधान हटा दिए गए, दूसरे ला दिए गए हैं और हमारा यही संविधान आज तक बना हुआ है। हमारे संविधान की कुछ बहुत ही बेहतरीन खूबियां हैं जिसकी वजह से हमारा संविधान आज तक
उपलब्ध है, और वो है न केवल सुचारू रूप से प्रशासनिक ढांचे को संचालित कर रहा है, बल्कि हमारे लोगों को, नागरिकों को, उनके अधिकारों की रक्षा प्रदान कर रहा है। ये सारी खूबियां हम संविधान की विशेषताओं वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, जिसे आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और यह पूरा सेशन आप लोगों के लिए रहा संविधान सभा से रिलेटेड। एक बस इसमें फैक्ट बच रहा है जिसे आप और जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 इस तारीख को क्या हो जाता है, संविधान सभा का काम पूरा हो गया। संविधान सभा का मेन काम क्या था, संविधान का निर्माण कर देना, तो संविधान सभा का काम हो जाता है। लेकिन संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाने के बाद से लेकर 1951 और 52 के दौरान जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक, तभी तो हमको नई सरकार मिलेगी, उससे पहले तो नई सरकार मिल नहीं सकती है। तो क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक हमारी जो संविधान सभा थी, इसने अंतरिम संसद के रूप में, यानी इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया। ठीक है, ये बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी संविधान सभा के तौर पर बैठक होती थी, तो उस बैठक की जो अध्यक्षता थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब पार्लियामेंट के तौर पर इसकी बैठक होती थी तो मावलंकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती थी। ये इतनी बातें हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि हमको ये संविधान मिला, और इस संविधान को हमारे तक आने में कितने काम हुए, किन किन लोगों की भूमिका रही, और हमने क्या क्या प्रक्रिया को अपनाया। यह बात आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। और आपने अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो संविधान सभा से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट आज आपके इस टॉपिक के अंदर कवर हो गए होंगे। आगे जब हम मिलेंगे तो आपसे हम एक बात आपको और बतानी थी, वो भी आप अभी सुनी लीजिए कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान, इस मूल संविधान का जो कॉपी थी वो इंग्लिश में थी, हिंदी में इसकी कॉपी अवेलेबल नहीं थी। तो क्या किया गया, जरूरत थी तो 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 58वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाग 22 में 394 ए के अंदर हमने भारतीय संविधान के हिंदी पाठ को भी शामिल कर लिया है। ये बात आप इधर से लिख लीजिए या कॉपी वो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के माध्यम से हमने एक भाग 22 में 394 ए के अंदर, 394 ए के अंदर भारतीय संविधान की हिंदी पाठ को भी शामिल कर लिया है, ताकि हिंदी का भी स्थान बना रहे और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग भी भारतीय संविधान के अर्थ को समझ सकें, अपने अधिकारों को जान सकें, अपने कर्तव्यों को भी जान सकें। आपके अधिकार वहीं तक वैलिड हैं जहां पर आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति केवल अधिकारों की मांग करता है वह व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को रौंदने वाला व्यक्ति है, या उसका माइंडसेट उस तरीके का है कि वो दूसरों के अधिकारों को तरजीह नहीं देना चाहता है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो केवल अपने अधिकारों की बात कर रहा है। ताकि इसीलिए हमको कैसा होना है, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि हम भारतीय संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में हम अपना सहयोग, कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सकें। तो ये रही आज की हमारी संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी, और जो भी मिसलिनियस फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे उनको हमने आपको ऑलमोस्ट बता दिया। फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो सेशन होगा वो आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं पे टॉपिक होगा, और उसके अंदर आप देखेंगे कि हम 15 से 20 विशेषताएं भारतीय संविधान की बताएंगे, जहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उनको आप आसानी से डील कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।